Dimple, your science tutor at Bhavya Education. We have been going with the third chapter, that is metals and non-metals. हमने 3 मॉड्यूल ख़त्म कर दिए हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देख ली हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की. आज के 4th मॉड्यूल में हम देखेंगे कि उसके यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को यूज़ करते हैं. उसके अलावा वो किस तरीके का बॉन्डिंग बनाता है, वो किस तरीके के बॉन्ड्स और कंपाउंड्स बनाते हैं. ठीक है, तो अगर हम बात करें तो डे टू डे लाइफ में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम डे टू डे बेसिस पे यूज़ करते हैं. ठीक है, वायरिंग घर की जो है वो बेसिक चीज़ है जहाँ पे हमारे मेटल्स यूज़ होते हैं. हमारे यूटेंसिल्स जो हो गए वो भी सारे मेटल्स हम यूज़ करते हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. लार्ज नंबर ऑफ पर्पसेस में हम यूज़ करते हैं. सबसे पहले अगर हम देखें तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायरिंग का हम जो यूज़ करते हैं. ठीक है, कॉपर और एल्यूमिनियम को वायर्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं. हमारे जो भी केबल्स वगैरह हैं, इवन आपके फ़ोन का चार्जर आप काट के देखोगे जो बिगड़ गया है, हाँ अच्छा वाला मत काटना, जो बिगड़ गया है उसको काट के एक बार चेक करना, आपको अंदर कॉपर एंड एल्यूमिनियम के वायर्स मिलेंगे. फिर कुछ ऐसे बर्तन हैं हमारे घर पे, आज की नई ट्रेंडिंग डिमांड है कि भाई कॉपर वेसल्स लाओ. ठीक है, कास्ट आयरन का तवा लाओ. नॉन स्टिक को टाटा बाय बाय कर दो. एक टाइम पे नॉन स्टिक का ट्रेंड था, अब नॉन स्टिक गया पानी में. नया ट्रेंड इज आयरन कॉपर वेसल्स, जो पहले के ज़माने में हमारे दादा परदादा लोग यूज़ करते थे. ठीक है, तो हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स में अभी ट्रेंडिंग में है हमारे आयरन कॉपर के वेसल्स. उसके अलावा एल्यूमिनियम भी होता है घरों में. ठीक है, बहुत कॉमनली यूज्ड है यूटेंसिल्स में. नेक्स्ट हमारा अगर हम देखें तो जिंक इज़ यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन. आयरन में रस्ट लग जाता है तो उसके ऊपर हम एक कोटिंग करते हैं, लेयरिंग करते हैं जिंक की. दैट प्रोसेस इज़ नोन एज गैल्वेनाइजेशन. अब आयरन हम बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं, घर बनाने से लेके ऑलमोस्ट हर जगह पे हम आयरन यूज़ करते हैं. तो वो रस्टिंग ना लग जाए, वो जंग ना लगे, या हम कहें जो प्रेजेंट डे सिनारियो है हमारा एसिड रेन का, उसके वजह से अगर वो इफ़ेक्ट ना हो आयरन पे तो हम उस पर गैल्वेनाइजेशन करते हैं. हम उस पर जिंक का एक कोट करते हैं ताकि वो आयरन हमारा प्रोटेक्टेड रहे. ठीक है, अभी जब हम बात करते हैं यूटेंसिल्स में, ठीक है, तो हमारे जो यूटेंसिल्स हैं उसमें स्टेनलेस स्टील का मार्केट बहुत बड़ा है. ठीक है, स्टील के बर्तनों का मार्केट बहुत बड़ा है. पर स्टील में हम जनरली क्रोमियम और निकल यूज़ करते हैं उसके ऊपर एक परत लगाने के लिए, इलेक्ट्रोप्लेट करने के लिए. क्यों? ताकि अंदर जो मेटल है वो कोरोड ना हो, वो हमारी हेल्थ ना बिगाड़े. ठीक है, तो क्रोमियम और निकल मेटल्स, स्टेनलेस स्टील जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्टील की प्लेट्स हो गई, कढ़ाई हो गई, कुछ भी आप देख लो, सारे बर्तन हमें स्टील में इजीली मिल जाते हैं. हल्का होता है स्टील एज़ कंपेयर टू बाकी सारे. ठीक है, तो उनके मैन्युफैक्चरिंग में भी हम क्रोमियम और निकल का यूज़ करते हैं, उनके ऊपर एक लेयर बनाते हैं, इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं, ताकि आज की जो फैंसी डिज़ाइंस वाले मिलते हैं बर्तन वो भी बन जाएंगे इससे. फिर अगर हम बात करें विमेन का फेवरेट थिंग, दैट इज़ ज्वेलरी, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी. इसके अलावा आजकल ट्रेंडिंग में प्लैटिनम भी है, डायमंड ज्वेलरी भी है. ठीक है, तो सिल्वर एंड गोल्ड हम सबसे ज़्यादा हमारी ज्वेलरी में यूज़ करते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मर्क्यूरी, मैंने जब आपको मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में है तब ये एक्सप्लेन करने के लिए बोला था कि थर्मोमीटर का आगे का नॉब तोड़ोगे तो मर्क्यूरी आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा. ठीक है, तो जितने भी थर्मोमीटर्स हैं उसमें हमें मर्क्यूरी बहुत अच्छे से मिल जाएगा. फिर ये बैटरीज हैं,
कार की बैटरी ले लो, घर के इन्वर्टर की बैटरी ले लो, कोई भी बैटरीज ले लो, उसमें लिड बहुत वाइडली यूज होता है। लिड जो मेटल है वो बैटरीज में बहुत वाइडली यूज होता है। ठीक है, कार बैटरीज में, हमारे लाइक फोन की बैटरी में, सब जगह लिड यूज होता है। अभी अगर हम बात करें कि भाई नॉन मेटल्स हम कहाँ यूज़ करते हैं, मेटल तो हम बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं, बट नॉन मेटल हम कहाँ यूज़ करते हैं, वेयर डू वी यूज़ द नॉन मेटल। तो नॉन मेटल का सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ क्या है कि हाइड्रोजनेशन, यानी कि वनस्पति घी, डालडा घी बनाने के लिए हम जो ऑयल्स का हाइड्रोजनेशन होता है, हमारे ये जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, इनसे हम उनका हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, यानी कि उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं टू मेक वनस्पति घी, या हम कहें वेजिटेबल घी। तो ये जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है उसमें हम हाइड्रोजन गैस को यूज़ करते हैं। क्लियर? तो ये जो सारे ऑयल हमें अवेलेबल होते हैं, इनमें अगर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो वो घी में कन्वर्ट होते हैं, बट दैट इज़ नॉट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ घी। वनस्पति घी या डालडा घी होता है। हमारे घर में मम्मी और दादी को कहते हुए सुना होगा, वनस्पति घी या डालडा घी की मिठाई खा खा के गला खराब हो गया, वो वाली चीज़। ठीक है, फिर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ हमारे फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अमोनिया जो कि एक कॉमन चीज़ है फर्टिलाइज़र में, या हम कहें कि यूरिया बनाने के लिए हमें जो हाइड्रोजन चाहिए, जो अमोनिया चाहिए, वो भी एक नॉन मेटल है। ठीक है, हाइड्रोजन नॉन मेटल के स्टेट में हम यहाँ पे लेते हैं। हाइड्रोजन से हम अमोनिया बनाते हैं NH3, और उसी से हमारा फर्दर प्रोसेस करके यूरिया बनता है। यूरिया बहुत ही कॉमन यूज्ड फर्टिलाइज़र है। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो हम हाइड्रोजन को बेस रख के अमोनिया बनाते हैं, एंड अमोनिया से हम हमारे फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे सेल्स हैं या हमारे जो बैटरीज हैं, ठीक है, इसमें कार्बन का जो ग्रेफाइट है, लाइक जो हमारा पेंसिल का ग्रेफाइट है, वो यूज होता है इलेक्ट्रोड बनाने के लिए। आपके घर में जो पेंसिल सेल है उसको काट के देखोगे तो आपको बीच में ऐसा कार्बन इलेक्ट्रोड दिखेगा, विच इज नथिंग एल्स देन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है ये। ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक या ड्राई सेल में आपको देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक ड्राई सेल ग्रेड 11 में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, 11-12 में। ठीक है, तो कार्बन का जो ग्रेफाइट है वो यूज्ड होता है इन द सेंटर ऑफ द सेल्स विच एक्ट एज एन इलेक्ट्रोड। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉन मेटल फॉर द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ठीक है, एक तो हम हाइड्रोजन से अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया से हम यूरिया बना लेते हैं, नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन है ये हमारा अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, और अगर हम कहें तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा काम पड़ता है नाइट्रोजन में। ठीक है, अगर लाइक डे टू डे लाइफ में देखें तो रोज़ाना जो फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस्ड होता है उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बहुत ही कॉमनली मिक्स डाउन होते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, नाइट्रोजन एक्चुअली एक इनर्ट गैस है, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, तो हम जो चिप्स के पैकेट खाते हैं या जो हम कैंड चीज़ें लेते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस छोड़ा जाता है ताकि हमारा फूड ऑक्सीडाइज ना हो, फूड बॉयल ना हो। तो नाइट्रोजन एक लेयर बना देता है जिससे ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। तो नाइट्रोजन को हम एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर फूड मटेरियल भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो सल्फर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है एज अ फंगीसाइड। फंगस जो
हमारे क्रॉप के आजू बाजू आ जाती है उसको किल करने के लिए, या अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे फंगस बार बार ग्रो होती रहती है, तो वो उससे फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड होते हैं, तो उसको किल डाउन करने के लिए फंगीसाइड यूज़ किया जाता है। इसके अलावा गन पाउडर बनाने के लिए एंड वॉल्केनाइजेशन ऑफ रबर, वॉल्केनाइजेशन ऑफ रबर के लिए भी, या हम कहें रबर के टायर्स बनाने के लिए, टायर ट्यूब्स बनाने के लिए हम सल्फर को यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी यूजेस तो हमने समझे, बट मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, बॉन्ड कैसे बनाते हैं, वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे करिकुलम में इस बार अभी आयनिक बॉन्डिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले सोडियम क्लोराइड को समझते हैं। ठीक है, तो हमने ग्रेड 9 में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, कुछ इस तरीके से सोडियम का स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन 281 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसी के सामने क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अभी जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो पॉजिटिव आयंस या नेगेटिव आयंस, कैटायंस या एनायंस बनाते हैं अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम क्या है कि सोडियम को ऐसा है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा किसी को तो मेरा आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा 28। ठीक है, तो मैं नियरेस्ट नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेंड कर लूँगा। जबकि क्लोरीन ऐसा है कि भाई मेरे पास 7 है, मेरे पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, मुझे एक कोई दान में दे दे तो मैं आर्गन बन जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों कि अगर हम देखें तो सोडियम जो है वो Na+ बना रहा है, उसको एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देना है, और क्लोरीन क्या है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में ऐड होना चाहता है। सोडियम बोल रहा है भाई मेरे पास एक एक्स्ट्रा है तू ले जा, क्लोरीन बोल रहा है मेरे पास एक की जगह है मुझे एक दे दो। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के चलते ये क्या करते हैं, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देते और देते हैं। ठीक है, सोडियम के पास ये जो था वो उसने किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। यहाँ से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कूद के क्लोरीन के पास चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम क्या हो गया 28, नियॉन का स्टेबल स्टेट आ गया, यहाँ पे हो गया 288, ये हो गया आर्गन का स्टेबल स्टेट। ठीक है, ये दोनों अपने आप में इनर्ट हो गए, इनके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो जो देता है वो पॉजिटिव आयन और जो लेता है वो नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव इज कॉल्ड एज कैटायन, नेगेटिव इज कॉल्ड एज एनायन। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज वन इज नोन एज एनायन। ठीक है, यहाँ पे 28 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और यहाँ पे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए, और यहाँ पे हो गए 288, यानी कि टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अभी ये बॉन्ड किस तरीके से बनाएंगे, इन्होंने इनको जो चाहिए था वो ले तो लिया, बट ये बॉन्ड किस तरीके से बनाए वो भी देखना है। एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट अट्रैक्ट्स एंड दे फॉर्म अ बॉन्ड टू फॉर्म NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है
यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज आयनिक बॉन्ड। क्यों आयनिक बॉन्ड भाई? क्योंकि इन लोगों ने क्या एक्सचेंज किया, इन लोगों ने आयन एक्सचेंज किया। ठीक है, इन लोगों ने आयनिक स्टेट में जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स की लेन देन करी और आयनिक स्टेट में गए। क्लियर? आगे बढ़े। अभी ये जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं, इधर आयंस का एक्सचेंज होता है और पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो बेसिकली हमने किस तरीके से हमारा सोडियम क्लोराइड बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है, वो समझा है। एक और एग्जांपल समझते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर 12 है इसके आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट ऑक्टेट। अगर हम आउटर मोस्ट शेल की बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एज इन जिस तरीके से सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अगर इसको किसी को इलेक्ट्रॉन देने होंगे तो वो दोनों देगा, एक नहीं देके अपना बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, जब अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा टू बिकम अ स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए अगर सामने एक क्लोरीन आता है, क्लोरीन को तो बेसिकली एक और इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत है, बेसिकली क्लोरीन को तो एक और इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, यहाँ पे +1 हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 17 है, नियरेस्ट इनर्ट गैस इसके लिए एटॉमिक नंबर 18 आर्गन है। तो अब मैग्नीशियम फंस जाता है, बोलता है मेरे को तो 2 देने हैं तब मैं जाके नियॉन का स्ट्रक्चर अटेंड कर पाऊंगा, तो क्या आप किसी और को ला सकते हो, क्या आप अपने भाई बहन को और ला सकते हो? तो क्लोरीन बोलता है रुक जाओ, मेरा एक और भाई है जिसको भी एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो मैं उसको लेके आता हूँ। तो क्लोरीन क्या करता है, खुद तो आता है, पहले एक क्लोरीन आता है, फिर दूसरे अपने भाई को भी लेके आता है, ताकि मैग्नीशियम के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों भाइयों को मिल जाए और दोनों क्लोरीन भाई सेटिस्फाई हो जाए, इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्लोरीन के जो 7 इलेक्ट्रॉन हैं, वो एक एक इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन लेके वो अपनी स्टेबिलिटी अटेंड कर लेंगे। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन अपना इस वाले क्लोरीन को देगा, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन को देगा। ठीक है, समझ आई? 2 क्लोरीन बीच में मैग्नीशियम, ये वाला और ये वाला इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअली एक एक क्लोरीन को जाएगा, एक एक क्लोरीन को देके मैग्नीशियम भी अपना स्टेबल स्टेट अटेंड करेगा और क्लोरीन भी अपना स्टेबल स्टेट अटेंड करेगा। देखिए, एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अभी मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कुछ नहीं है, जो हमारा अगर हम बात करें 282, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, तो ये 2+2 चार्ज हो गया। इधर क्लोरीन को एक दिया है जिसका 287 है, सॉरी, तो ये इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, -1 चार्ज आ गया, वे यहाँ पे भी -1 चार्ज आ गया। क्लियर? तो एक एक इलेक्ट्रॉन देके आउटर मोस्ट शेल इसका अभी नियॉन जैसा बन गया और इसका बन गया आर्गन जैसा। ठीक है, इसका बन गया आर्गन जैसा। तो यहाँ पे ये 2 नेगेटिवली चार्ज और एक पॉजिटिवली चार्ज, अगेन ये बॉन्ड बनाते हैं। हमने 9th में पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, कैटायंस एंड एनायंस का एक्सचेंज होके हमारे कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, वो किस तरीके से बनते हैं वो समझते हैं। कि अगर हम कहें Mg जो है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए है और क्लोरीन जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो कुछ इस तरीके से MgCl2 बनता है, यानी कि Mg को अपने 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ती है। एक क्लोरीन से Mg का कुछ नहीं होगा, मैग्नीशियम अपनी स्टेबिलिटी स्टेट अटेंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन।
मैग्नीशियम क्लोराइड इसी तरीके से आयनिक बॉन्ड बनाता है। जब भी कोई केमिकल बॉन्ड बनता है जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, इलेक्ट्रॉन्स की लेन देन हो विथ वन और द अदर एटम, उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। बट क्या होना जरूरी है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैटायन और एनायन बनना जरूरी, कैटायन एंड एनायन बनना जरूरी है, तभी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजीली हो पाएगा। ठीक है, तभी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजी हो पाएगा। और जहाँ पे जो कंपाउंड ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनते हैं बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्शन, तो उनको हम आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। उनको हम आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, क्या होना जरूरी है? ट्रांसफर ऑफ आयंस होना जरूरी है, आयंस की लेन देन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? आयन एक्सचेंज होता है जनरली, यहाँ पे हम आयंस की लेन देन करते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयन, तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। जब हम कहते हैं कि आयन का एक्सचेंज होता है कैटायंस एंड एनायंस, तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होता है, इसीलिए ये बहुत ही हार्ड होते हैं। जब भी हार्ड होंगे, जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हमेशा पर रहेगा, हमेशा हाई रहेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखो कि जब भी आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है या सब्सटेंस बहुत ही टाइटली आयनिक बॉन्ड से बंधा है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कभी लो नहीं हो सकता। और जहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग होती है, जहाँ पे आयंस बनते हैं, वो इजीली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। क्यों इजीली सॉल्युबल इन वाटर? क्योंकि वो वाटर में डिसोशिएट कर देते हैं अपने कैटायंस और एनायंस, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बहुत इजीली हो जाता है, इसीलिए वो जनरली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं, जो हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, प्लस जिसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत अच्छी होती है, दे आर जनरली द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पानी में डिजोल्व हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ईजी, बहुत जल्दी कंडक्ट हो सकती है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट होती है तो हम कहते हैं दे आर ब्रिटल, जल्दी टूट सकते हैं। हाँ, क्यों टूट सकते हैं? ये क्रिस्टल शेप में होते हैं, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म को तोड़ना इजी बन जाता है एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स। एमॉर्फस फॉर्म इजीली नहीं टूटता, बट क्रिस्टलाइन फॉर्म बहुत ज़्यादा ब्रिटल होता है। तो हमारे जो आयनिक कंपाउंड्स है, आपके घर में नमक अगर आप देखो, सोडियम क्लोराइड देखो, तो उसको आप थोड़ा थोड़ा कूटोगे तो भी वो टूट जाएगा। ठीक है, वो उसके क्रिस्टल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे आयनिक कंपाउंड जो है ब्रिटल होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इट वाज ऑल अबाउट कि मेटल नॉन मेटल किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। सोडियम क्लोराइड का आयनिक एक्सचेंज देखा, मैग्नीशियम क्लोराइड का आयनिक एक्सचेंज देखा, और प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स देखे। मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में विद द फर्दर इंफॉर्मेशन और मेटल नॉन मेटल और उनके रिएक्शंस के बारे में।